हेलो एवरीवन। टुडे न्यू यूनिट इज इक्विलिब्रियम। आज हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। एक न्यू यूनिट है आपकी और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। हमने थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट किया रिसेंटली। अब हम इक्विलिब्रियम के बारे में समझेंगे। इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखिए इसमें लिखा है केमिकल इक्विलिब्रिया आर इंपॉर्टेंट इन न्यूमरस बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग O2 मॉलिक्यूल्स एंड द प्रोटीन हीमोग्लोबिन प्ले क्रूशियल रोल इन द ट्रांसपोर्ट एंड delivery of O2 from our lungs to our muscles. Similar equilibria involving CO molecules and hemoglobin account to the toxicity of carbon monoxide. केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत ज़्यादा यूज है। केमिकल इक्विलिब्रियम का हमारे बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा यूज है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि इक्विलिब्रियम है क्या। ये कह रहा है यूज तो बहुत है। चाहे हीमोग्लोबिन बात करें, प्रोटीन्स में बात करें, ठीक है ना, आप कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी की बात करें हीमोग्लोबिन में, तो यहाँ पर आपको पता तो चल रहा है कि यहाँ पर वो केमिकल इक्विलिब्रियम का यूज हो रहा है। लेकिन ये केमिकल इक्विलिब्रियम होती क्या है, क्यों पढ़ा जाता है, इसका डिस्कशन हम आपको करने वाले हैं। अब हम कह रहे हैं, जैसे एग्जांपल कह रहा है, व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट इन अ क्लोज्ड कंटेनर molecules with relatively high kinetic energy escape the liquid surface into the vapor phase, and a number of liquid molecules from the vapor phase strike and the liquid surface and are retained in the liquid phase। अब देखिए क्या कर रहा है, ये कह रहा है व्हेन लिक्विड इवेपोरेट से, अगर आपका कोई लिक्विड है वो इवेपोरेट हो रहा है, क्लोज कंटेनर में आपने रखा है, आप उसमें हीट दे रहे होंगे, इवेपोरेट हो रहा होगा। जब वो इवेपोरेट होगा तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डेट मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो क्या कर रहा होगा, अपने लिक्विड के सरफेस को छोड़ रहा होगा और कहाँ जा रहा होगा, वेपर फेज में जा रहा होगा। तो कह रहा था नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द वेपर फेज, जब लिक्विड फेज से वो किस पे चेंज हो रहा है, वेपर फेज में चेंज हो रहा है, स्ट्राइक द लिक्विड सरफेस एंड द रिटेन इन द लिक्विड फेज। अब देखो क्या कर रहा है, ये जब क्या होगा, आपने क्या कर रखा है, आपने एक सोचिए आपने बीकर ले रखा है, जो बीकर क्या है, क्लोज है, आपने बिल्कुल से क्लोज कर दिया। क्लोज वेसल में आपने क्या कर दिया है, लिक्विड भरा है, वाटर भरा है, आप उसमें हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद मॉलिक्यूल क्या करेगा, सरफेस छोड़ेगा। अब वो ठीक है, वो लिक्विड से किसमें बदल रहा है, वेपर में बदल रहा है। लेकिन हुआ क्या है कि जो आपका वेसल है, जो आपने जो बीकर लिया वो क्लोज है, तो क्या हुआ, वो गया ऊपर, उसने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने का दोबारा से सरफेस में, यानी कि लिक्विड के सरफेस में स्ट्राइक करके लिक्विड ही फेज में रह गया, क्योंकि उसको बाहर निकलने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए उसको बाहर आपने क्या कर रखा, क्लोज कर रखा, बंद कर रखा, तो बाहर आने के लिए जगह ही नहीं है। तो क्या हुआ, वो निकला, टकराया, फिर सरफेस से टकराया और उसमें मिल गया, रिटेन किस में रहा, वो लिक्विड फेज में रहा। इट गिव्स राइज टू अ कांस्टेंट वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ एन इक्विलिब्रियम इन विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिविंग द लिक्विड इक्वल टू द नंबर ऑफ रिटर्निंग ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द वेपर। देखिए यहाँ पर को एक इक्विलिब्रियम सेट हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा, क्योंकि जितने नंबर के मॉलिक्यूल्स ने लिक्विड सरफेस छोड़ा होगा और वेपर में कन्वर्ट हुए होंगे, उतने ही कुछ ही समय के बाद उतने ही जो मॉलिक्यूल थे जो वेपर में कन्वर्ट हुए थे, फिर से किस में कन्वर्ट हो गए, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो इसमें जो मॉलिक्यूल आप देखेंगे, जिन्होंने पहले लिक्विड से वेपर में गए, फिर जो वेपर से दोबारा लिक्विड में आ गए, क्योंकि वेसल आपका क्लोज था, तो यहाँ पर वो जो कंडीशन सेट हुई वो हुई आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेट होगी। आप बोल सकते हैं जितने मॉलिक्यूल ने लीव किया था उतने मॉलिक्यूल क्या कर गए, रिटर्न कर गए। तो यहाँ पर को रिटर्निंग मॉलिक्यूल और लिविंग मॉलिक्यूल क्या हो गए, बराबर हो गए। डेट मीन्स वहां पर को इक्विलिब्रियम सेट हो गया। इसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है। तो हाउएवर दिस इज नॉट स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो नहीं है कह रहा है। एंड देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। द बाउंड्री बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर, लिक्विड और वेपर के बाउंड्री के बीच बहुत सारी एक्टिविटी है। दस इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो अगर हमें दिखाना हो इसको, हम कैसे दिखाएंगे, तो हम बोलेंगे द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुए उतने ही मॉलिक्यूल अगर कंडेंस हो रहे हैं तो उसको दिखाया जाता है इस प्रकार से इक्विलिब्रियम से, जो आपको यहाँ पर को दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर को रिवर्सिबल का साइन है, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम को सेट कराता है। तो दैट मीन्स लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुए होंगे उतने मॉलिक्यूल थोड़ी देर बाद क्या होंगे, यहाँ को जाके कंडेंस हो गए होंगे। देखिए इवेपोरेट कैसे होंगे, लिक्विड टू वेपर, जो आपको एरो यहाँ से दिख रहा है। फिर वेपर से अगर वो कहाँ को आ गए, दोबारा लिक्विड में आ गए, दोबारा अपने सरफेस में रिटर्न कर गए, तो उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन। तो यहाँ पर को रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल होगा, तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम सेट होगा, ठीक है ना। तो डबल हाफ एरो है वो इंडिकेट करता है प्रोसेस को, किसकी प्रोसेस की, प्रोसेस इन बोथ द डायरेक्शन आर गोइंग टू साइमल्टेनियसली। आप देख रहे हो दोनों डायरेक्शन एक साथ हो रही हैं। जितने जैसे जैसे आपका इवेपोरेशन हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, एक साथ ही प्रोसेस हो रही है। द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो इक्विलिब्रियम के स्टेज में आ गए हैं, तो इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोला जाता है, ठीक है ना। तो
तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जहां पर को दोनों ही रेट्स यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर को आपका जो रेट दिख रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, जितने मॉलिक्यूल ने क्या किया, लिक्विड से वेपर में गए, उतने मॉलिक्यूल क्या हो गए, वेपर से किस में आ गए, लिक्विड में आ गए। तो देखें, और दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही हैं, ये दिख रही है आपको, लिखा भी है यहाँ पर, द प्रोसेस बोथ द डायरेक्शन आर गोइंग टू साइमल्टेनियसली द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये किस स्टेज में होती है, इक्विलिब्रियम स्टेज में होती है। ये जो आपको दिख रहा होगा डबल हाफ एरोज जो दिख रहे होंगे, इक्विलिब्रियम को दिखाते हैं, ठीक है ना, रिवर्सिबल का भी ये साइन है। अच्छा, अब ये कह रहा है इक्विलिब्रियम कैन एस्टेब्लिश फॉर बोथ फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल रिएक्शन। ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों के लिए ही आप निकाल सकते हैं। द रिएक्शन मे बी फास्ट और स्लो, ये रिएक्शन फास्ट हो सकती हैं, स्लो हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। आप क्या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन देते हैं उस पर बेस्ड करती हैं। एंड द अब ये कह रहा है एंड द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, और आपका रिएक्टेंट का नेचर कैसा है। नेचर इसलिए क्योंकि वो कितने जल्दी अपनी स्टेट में चेंज होता है, इस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। व्हेन द रिएक्टेंट इन द क्लोज वेसल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रिएक्ट टू द प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कीप ऑन डिक्रीजिंग वाइल दोज ऑफ प्रोडक्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग फॉर सम टाइम आफ्टर which there is no change in the concentration of either reactant and product. The stage is this stage of the system is called dynamic equilibrium. अब ये क्या कर रहा है, अब ये जरूरी नहीं कर रहा है व्हेन द रिएक्टेंट, आपने रिएक्टेंट को क्लोज वेसल में रखा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, जब वो रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट देगा, तो जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, क्योंकि वो किसमें बदल रहा होगा, प्रोडक्ट में बदल रहा होगा। और कुछ समय के बाद प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक समय के बाद क्या हो जाएगा, अब जैसे रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट में बढ़ा तो रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ, प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, अब आपने क्लोज वेसल में रखा है तो प्रोडक्ट फिर किस में आएंगे, रिटर्न करने लग जाएंगे ना अपने सरफेस में, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और कुछ समय के बाद ना तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज आएगा, ना तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। वही बात है, वो लिक्विड से वेपर में गया, जब लिक्विड से वेपर में गया, लिक्विड को आप रिएक्टेंट कहे तो वेपर प्रोडक्ट बना दिया उसने। कुछ समय के बाद क्या, क्लोज वेसल में था, दोबारा लौट के लिक्विड में आ गया, तो वहां पर को आप देख रहे कोई भी चेंज नहीं रहा कुछ समय के बाद। तो ऐसी स्टेज को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दैट मींस रिवर्सिबल का यहाँ पर कोई बात निकल के आती है, ठीक है ना। एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। रिवर्स मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन के जो रेट्स होंगे बराबर हो जाएंगे। इट इज ड्यू टू डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेज है जहां कोई भी चेंज नहीं होता कंसंट्रेशन में। देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इन द रिएक्शन मिक्सचर बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन प्रोसीड टू रीच द स्टेट ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम। दीज मे बी क्लासिफाई इनटू 3 ग्रुप। इसको 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम आप समझ गए कि कोई चेंज नहीं होने वाला है रिएक्टेंट्स में, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में। तो अब देखिए, अब कह रहा है द रिएक्शन दैट प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन एंड ओनली नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर लेफ्ट इन सम केसेस इट मे नॉट बी इवन पॉसिबल टू डिटेक्ट दिस एक्सपेरिमेंटली। ये कह रहा था रिएक्टेंट जब कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन दैट प्रोसीड, जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही है नियरली टू कंप्लीशन और कंप्लीट होने वाली है, एंड ओनली नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन, तो उसका कंसंट्रेशन क्या कैसा कह रहा है, नेग्लिजिबल होगा। और किसका, रिएक्टेंट का, क्योंकि क्या होगा रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो क्या होगा, धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या होंगे, रिएक्टेंट जीरो की ओर जाएंगे, वो नेग्लिजिबल होंगे, क्योंकि वहां पर को प्रोडक्ट बन रहे होंगे कुछ केसेस में। इट में नॉट बी इवन पॉसिबल टू डिटेक्ट, ऐसे को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली, ऐसे को हम पता नहीं कर सकते। पहली बात तो ये निकल के आई। सेकंड बात, द रिएक्शन इन विच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर फाउंड। कुछ रिएक्शन में क्या होता है, पहली रिएक्शन में आपने देखा कि रिएक्टेंट नेग्लिजिबल की ओर जा रहा है, ठीक है ना। और दूसरी वाले में हम देखेंगे जो रिएक्शन हो रही है उसमें प्रोडक्ट स्मॉल अमाउंट में फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। और जो आपका रिएक्टेंट है वो अनचेंज रह जा रहा है इक्विलिब्रियम स्टेज तक, कुछ कंडीशन में ऐसा भी होगा। और तीसरी कंडीशन में क्या होगा, द रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होंगे, लगभग क्या होंगे, एक जैसे निकलेंगे, ठीक है ना। और ऐसी स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम बोलते हैं। पहली वाली में आप अगर देखेंगे, पहली वाली में आपका क्या हुआ, रिएक्टेंट पूरी तरह से चला गया, उसमें आपको प्रोडक्ट तो मिल गए, रिएक्टेंट नहीं मिले, वो नेग्लिजिबल हो गया। सेकेंड रिएक्शन में आपके प्रोडक्ट बहुत ही कम बने और रिएक्टेंट क्या हुआ, अनचेंज रहा। थर्ड वाले में क्या हो गया, आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एक जैसा रहा, ठीक है ना। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। तो दैट मींस हम बोलेंगे द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम वेरीज विद द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, etc।
तो ये कह रहा है जो एक्सटेंट, अगर हम किसी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो कहाँ किस में वेरी करती है, वो वेरी करती है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या होती है, वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है, टेम्परेचर होता है, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या था, उसका टेम्परेचर आपने क्या दिया, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो अगर आपकी जो आप बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम कितनी जल्दी हम प्राप्त कर सकते हैं किसी रिएक्शन में, तो डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर। किसकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर, टेम्परेचर पर, इन चीजों पर बात करेगा, ठीक है। तो जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द operational condition is very important in industry laboratory in the equilibrium favorable to the direction of product। वही होता है, आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने होते हैं, डिजायर प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, ठीक है ना। और जब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगी तो आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, ठीक है ना। तो आप कहते हैं सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में यूज में आता है, ठीक है ना। और अगर हम इसे आयंस के बारे में बात करेंगे, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स आयंस, अगर हम इक्विलिब्रियम आयंस की बात करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसे आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम पढ़ते हैं। तो हम दो टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल्स की बात होगी तो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात होगी, और एक्वस सॉल्यूशन में आयंस की बात बोलेंगे हम, तो हम उसे क्या बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है ना। ये था इंट्रोडक्शन आपके केमिकल इक्विलिब्रियम का, यानी कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, ये मैंने आपको आज बता दिया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे हम फिजिकल प्रोसेस में आगे को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।